नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आइडियल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे केमिस्ट्री सीबीएसई 2020 का पेपर केमिस्ट्री का कोड नंबर 56/1/1 हम डिस्कस कर रहे थे। सेक्शन है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी है क्वेश्चन नंबर 21 से, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ए ट्रांकुलाइजर्स, बी एंटीसेप्टिक। सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 21 की, ए की। ट्रांकुलाइजर्स को हमें डिफाइन करना है। ट्रांकुलाइजर्स क्या होते हैं? तो ट्रांकुलाइजर्स कुछ इस तरीके के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम जो है मेंटल डिजीजेस को ठीक करने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर स्ट्रेस वगैरह को जो है ठीक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर लिखनी पड़ेगी डिफाइन में। ट्रांकुलाइजर्स आर अ क्लास ऑफ chemical compounds used for the treatment of stress and mild or even severe mental diseases. Severe mental diseases. ट्रांकुलाइजर्स की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं इक्वानिल एंड फिनलजाइन। एग्जाम्पल में हो जाएगा इक्वानिल, फिनलजाइन एटसेट्रा। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट हमें डिफाइन करना है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या होता है, इसका पार्ट भी हो जाएगा एंटीसेप्टिक को डिफाइन करना। एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं? एंटीसेप्टिक्स आपके ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम लिविंग टिश्यूज पर अप्लाई करते हैं। एंड अप्लाई करने के बाद ये क्या करते हैं, ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन को एंड उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। तो इस चीज को हम लिखेंगे एंटीसेप्टिक्स आर chemical compounds applied on living tissue for preventing or inhibiting the growth or action of microorganism। एग्जाम्पल में आप यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी कि H2O2 लिख सकते हैं। इसके अलावा जो है बहुत सारे और भी एंटीसेप्टिक्स हैं, जैसे कि डिटॉल है। एंड आपका क्लोरीन जो होता है वो भी डेफिनेट अमाउंट में भी एंटीसेप्टिक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फिनॉल भी एज एन डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का और वाला पार्ट है, एक्सप्लेन द क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लींसिंग एक्शन जो होता है सोप का वो आपको इस केस में डिफाइन करना है। तो आइए इसके ऊपर हम बात करें। आइए इस क्वेश्चन को ऊपर डिस्कशन करते हैं।
ये और वाला पार्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। अगर हम क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप को समझें तो सोप होता क्या है कि यहाँ पर एक लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट रहता है कुछ इस टाइप से, एंड ये टेल के साथ यहाँ पर हेड होता है। हेड आपका जो होता है वो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो होता क्या है कि ये आपका जो टेल वाला पार्ट होता है ये ग्रीस पे से अटैच हो जाता है। ये आपका जो है हाइड्रोफोबिक होता है, एंड ये आपका जो हेड वाला पार्ट होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है। तो हाइड्रोफोबिक आपका ग्रीस से अटैच होता है, हाइड्रोफिलिक जो होता है वो वाटर के साथ अटैच हो जाता है, एंड इस तरीके से जो है यहाँ पर रिमूवल हो जाता है ग्रीस का। कुछ इस टाइप से रिमूवल होगा। ये मान लीजिए आपका ग्रीस है इस टाइप से, तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर टेल वाला पार्ट जो है अटैच हो जाएगा। ये टेल होगा। यहाँ पर जो है ये हो गया टेल वाला पार्ट यानी कि हाइड्रोकार्बन का पार्ट। ये हो जाएगा आपका ग्रीस। इन सब के ऊपर इस टाइप से हेड भी रहेंगे। इसके बाद जो है ये यहाँ पर हेड की अगर हम बात करेंगे तो ऊपर के साइड में यहाँ पर जो आपका रहेगा वो रहेगा फ्री पॉजिटिव सोडियम आयंस, एंड अंदर की तरफ पर हाईली नेगेटिव चार्ज मिसल्स रहेंगे। यही आपका क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप है। सोप के जो मिसल्स होंगे उनके जो ऑयली डर्ट पार्टिकल्स रहेंगे उनको इस तरीके से ट्रैप करके वो रिमूव कर देते हैं। तो ये आपका जो है डायग्राम हो गया। अगर हम इसको आंसर राइटिंग की बात करेंगे तो इसका आंसर हम कुछ इस टाइप से लिखेंगे। व्हेन सोप इज dissolved in water, its hydrophobic end attach themselves to dirt and remove it from cloth, First, the molecules of soap arrange themselves in micelle formation. Arrange themselves in micelle formation and trap the dirt at the center of the cluster. These micelles remain suspended in water like particles in a colloidal solution. नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करेंगे। ये होगा क्वेश्चन नंबर हमारा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, फॉर अ 5% solution of urea
molar mass equal to 60 gram per mole. Calculate the osmotic pressure at 300 Kelvin. R is equal to 0.0821 लीटर ATM per Kelvin per mole. इस क्वेश्चन में आपको 5% एक सॉल्यूशन दिया है यूरिया का। इस केस में आपको जो है ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है टेम्परेचर 300 केल्विन पे। तो आइए इसकी बात करते हैं। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है पाई इज इक्वल टू ICRT। यहाँ पर I जो होता है वो वेंट हॉफ फैक्टर होता है, C कंसंट्रेशन होता है, R जो है गैस कांस्टेंट होता है, T टेम्परेचर होता है एंड पाई जो है ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। यहाँ पर बात हो रही है यूरिया के सॉल्यूशन की। तो अगर यूरिया सॉल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, वो नंबर ऑफ आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करती है। तो यूरिया जब सॉल्यूशन में जाएगा तो आयंस में वो नहीं टूटेगा, इस वजह से यहाँ पर I का वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगा। तो फॉर्मूला इस केस के लिए जो बनेगा वो बनेगा पाई इज इक्वल टू CRT। C मतलब कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, R की वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर आपको गिवन है। इसको जो है अब हमें वैल्यू पुट करके खाली सॉल्व करना है। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो 5% सॉल्यूशन है, यानी कि 5/60 अपॉन में हो जाएगा 100, इनटू में हो जाएगा 1000, इनटू में हो जाएगा आपका R का वैल्यू जो है 0.082 गिवन है एंड टेम्परेचर यहाँ पर 300 केल्विन में गिवन है। इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि पाई की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 20.5 ATM। तो इस केस में जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर बन जाएगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है आपका बनेगा वो बनेगा 20.5 ATM का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 का ही और वाला पोर्शन। Visha took 2 aqueous solution, one containing 7.5 gram of urea, molar mass 60 gram per mole, and the other containing 42.75 gram of substance Z in 100 gram of water, respectively. It is observed that both the solution froze at the same temperature. Calculate the molar mass of Z. इस केस में विशा ने जो है 2 एक्वस सॉल्यूशन ले रखे हैं। एक सॉल्यूशन है आपका यूरिया का एंड दूसरा सॉल्यूशन है किसी सब्सटेंस जेड का। इन दोनों केसेस में जो आपको फर्स्ट केस में गिवन मास गिवन है एंड मोलर मास भी गिवन है। सेकंड केस में आपको गिवन मास जो है वो दिया गया है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास जो है आपको कैलकुलेट करना है। कंडीशन ये है कि दोनों की सॉल्यूशन जो है सेम टेम्परेचर पर फ्रीज कर जाते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करें। ये हो जाएगा आपका और वाला पोर्शन क्वेश्चन नंबर 22 का। तो इस केस में जो है दोनों ही सॉल्यूशन अगर सेम पॉइंट पर फ्रीज करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके पास सेम फ्रीजिंग पॉइंट होगा। फ्रीजिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। KF यहाँ पर जो है कांस्टेंट होता है एंड M जो होता है वो मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। मोलैलिटी का मतलब होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर दोनों ही केसेस में ये वैल्यू जो है सेम है। सेम होने का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों ही केसेस में हमारी जो मोलैलिटी होगी वो इक्वल हो जाएगी। मोलैलिटी इक्वल होने से होगा क्या कि यहाँ पर जो गिवन कंडीशन है, यहाँ पर जो है मास ऑफ वाटर गिवन है, मास ऑफ वाटर को हम जो है W2 मान लेते हैं, ये है 100 ग्राम। उसके बाद है मास ऑफ यूरिया। मास ऑफ यूरिया की अगर हम बात करेंगे तो मास ऑफ यूरिया यहाँ पर गिवन है 7.5 ग्राम। इसको हम जो है W1 मान लेते हैं। मास ऑफ सब्सटेंस Z, इसको W2 मान लेते हैं। इसकी वैल्यू जो है गिवन है 42.75।
एंड मोलर मास ऑफ यूरिया, इसको कैपिटल M1 मान लेते हैं, ये है 60 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पर होगा क्या कि अगर दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट सेम है तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग दोनों की मोलैलिटी सेम हो जाएगी। तो अब दोनों की मोलैलिटी को हम सेम कर देंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। मोलैलिटी सेम होने का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा W1 इंटू 1000 अपॉन कैपिटल M1 इंटू W2 इक्वल टू, यहाँ पर सब्सटेंस का मोलर मास निकालना है तो उसको हम जो है M2 मान लेंगे, जो हमें मास कैलकुलेट करना है उसको हम कैपिटल M मान लेते हैं, कैपिटल M2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मास ऑफ Z जो यहाँ पर W3 होगा, यहाँ पर W2 दो बार आ गया, तो ये हो जाएगा W3 इंटू 1000 अपॉन में जो है ये हो जाएगा कैपिटल M2 इंटू में हो जाएगा W2। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि W2 से W2 कट जाएगा, M2 के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो जो M2 का वैल्यू बन जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो 42.75 इंटू में 60 हो जाएगा, 1000 से 1000 भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा एंड अपॉन में ये हो जाएगा, अपॉन में ये हो जाएगा 7.5। इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे, इस वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू बनेगा कैपिटल M2 का यानी कि मोलर मास ऑफ Z का, वो वैल्यू आ जाएगा 342 ग्राम पर मोल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जो मोलर मास है Z का वो है 342 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, एनालाइज द गिवन ग्राफ ड्रॉन बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। A, predict the order of reaction, and B, theoretically can the concentration of the reactant reduce to zero after infinite time? Explain। इस क्वेश्चन में हमें इस ग्राफ को स्टडी करके बताना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या है एंड साथ ही साथ हमें ये भी बताना है कि क्या थ्योरेटिकली इस कंसंट्रेशन जो होगा रिएक्टेंट का वो जीरो हो सकता है कि नहीं। इस ग्राफ को अगर हम ध्यान से देखें तो इस ग्राफ को अगर हम स्टडी करते हैं तो यहाँ पर अगर टाइम को हम 10 माने तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन का वैल्यू बनता है वो बनता है 0.8, यानी कि जो रेट बनेगा टाइम 10 पर वो बनता है आपका 0.8। सिमिलरली अगर हम बात करें 20 सेकेंड्स की तो R का वैल्यू जब T20 होता है तब हमारा जो वैल्यू बनता है वो बनता है 0.4 का। यहाँ पर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि जैसे ही हम टाइम को डबल करते हैं वैसे ही हमारा जो रेट है वो भी अकॉर्डिंगली डबल हो रहा है या फिर हाफ हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम के रिस्पेक्ट में ही जो है आपका टाइम के रिस्पेक्ट में ही कंसंट्रेशन जो है बढ़ रहा है। तो इस केस में जो ऑर्डर बनेगा वो ऑर्डर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 का। तो इस केस में ऑर्डर होगा रिएक्शन का 1। अब हम बात करते हैं कि क्या थ्योरेटिकली हम जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को जीरो कर सकते हैं। तो आइए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए यहाँ पर जो R का वैल्यू बनता है वो R इज इक्वल टू होता है 0.593 अपॉन T लॉग के अंदर C। इनफाइनाइट टाइम के लिए कभी भी हमारा जो ये लॉग का वैल्यू होता है, ये लॉग C का वैल्यू 0 नहीं हो पाता। इस वजह से इस केस में जो है हमारा आंसर नो बन जाएगा, क्योंकि थ्योरेटिकली कभी भी हमारा जो कंसंट्रेशन का वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकता, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ड्रॉ द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल A HCOF4 एंड B BrF3। इन दोनों ही केसेस में हमें स्ट्रक्चर बनाने हैं, तो आइए एक एक करके बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24। सबसे पहले A की बात करेंगे तो A है हमारा
HCOF4। इस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसका जो आपका शेप बनता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो इसका जो शेप बनेगा वो बनेगा स्क्वायर पिरामिडल का। स्क्वायर पिरामिडल का इसका शेप बन जाएगा एंड इसमें जो है एक लोन पेयर रिप्रेजेंट होगा। तो इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ये हो गया आपका XC, यहां पर सब में सिंगल बॉन्ड के साथ यहां पर फ्लोरीन जुड़ जाएगा। ऑक्सीजन के साथ इस तरीके से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड ऊपर की तरफ यहां पर लोन पेयर हो जाएगा। ये हो गया स्क्वायर पिरामिडल शेप। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करेंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आपका बनेगा वो है BRF3 का। BRF3 के जो मॉलिक्यूल है, इस केस में क्या होगा कि यहां पर दो लोन पेयर प्रेजेंट हो जाएंगे। दो लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से क्या हो जाएगा, इसका जो शेप बन जाएगा वो बन जाएगा बेंट टी शेप। बेंट टी शेप्ड हो जाएगा। अगर इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो वो कुछ इस टाइप से बनेगा। यहां पर ब्रोमीन हो जाएगा, यहां पर लोन पेयर प्रेजेंट होगा, सिमिलरली यहां पर लोन पेयर प्रेजेंट होगा, एक बॉन्ड से यहां पर फ्लोरीन जुड़ेगा, ये यहां पर फ्लोरीन एंड ये इस तरीके से फ्लोरीन। तो ये बेंट टी शेप हो गया। तो ये बात हो गई इन दोनों के स्ट्रक्चर की।